स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटेंसी क्लास +2 सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, साझेदारी का लेखांकन, लाभों का वितरण। थ्योरी पार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखें। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में। जल्दी से परिभाषा पर आते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, मतलब कुछ व्यक्तियों का पारस्परिक मतलब आपस में संबंध, मतलब एक एग्रीमेंट है जो किसी ऐसे व्यवसाय मतलब बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब वो सभी आपस में लाभों को बांटेंगे, इसके लिए वो सहमत हो गए हैं, जो उन सब के द्वारा मतलब बिज़नेस जो है वो सब के सब चलाएंगे, अथवा उनमें से एक के द्वारा मतलब उनमें से कोई एक चलाएगा या सब की ओर से संचालित किया जाएगा। वो जो एक चलाएगा वो सब की ओर से संचालित मतलब बिज़नेस को चलाना, ऑपरेट करना है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज एन रिलेशन बिटवीन द पर्सन। अगेन एग्रीमेंट रिलेशन यहाँ पर होता है। वो दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सभी बिजनेस को चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक चलाएगा जो सबकी जगह पर बिजनेस को एक्ट करेगा, मीन्स चलाएगा, सभी काम करेगा। अब हम जल्दी से इसकी विशेषताओं पर आते हैं। इसके लक्षण, विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रकृति या नेचर, कुछ भी पूछा जाए आपके पॉइंट्स यही होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। एक व्यक्ति यदि होता है तो एकाकी व्यापार। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यक्तियों के मध्य संबंध या अनुबंध का होना, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स। ये व्यक्तियों ने आपस में एक एग्रीमेंट या अनुबंध किया हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार सेक्शन 5, साझेदारों के मध्य में व्यवसाय को चलाने और लाभों को विभाजित करना होता है। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स के बारे में लिखित या मौखिक अनुबंध होना अनिवार्य है। लिखित मीन्स रिटर्न, मौखिक मतलब ओरल, अनुबंध मीन्स एक एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी होता है। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट की बात यदि हम करते हैं तो अनुबंध जो है वो लिखित में होना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, लाभों का विभाजन या फिर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। लाभ विभाजन के बिना साझेदारी होती ही नहीं है। यदि कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक धार्मिक संस्था को चलाते हैं, सामाजिक सेवा की संस्था को चलाते हैं, तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है व्यवसाय के संचालन सभी के द्वारा या सभी की तरफ से एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। वही पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो या तो सारे पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को चलाएंगे, या उन सब की तरफ से एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को चलाएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। फिफ्थ पॉइंट है हमारा परस्पर संबंध या फिर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ध्यान से इस चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके। मान लो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर जो है सारे पार्टनर्स की तरफ से किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने गया, तो उस टाइम पर वो एक एजेंट के रूप में गया है, और जो वो एग्रीमेंट करके आएगा बाकी सभी प्रिंसिपल्स मतलब बाकी सभी पार्टनर्स को उस एजेंट के हुए समझौते को मानना पड़ेगा। अब सेकंड टाइम पर कोई बी पार्टनर गया, तो उस टाइम पर वो जो एग्रीमेंट करके आएगा बाकी सभी प्रिंसिपल बन जाएंगे और वो एजेंट बन जाएगा, तो बाकी सभी पार्टनर्स को उसके एग्रीमेंट मानना होगा। फिर सी जाएगा तो वो एजेंट बन जाएगा और बाकी सभी प्रिंसिपल्स होंगे, और उस एजेंट के कार्य को सभी प्रिंसिपल्स को मानना होगा, क्योंकि उन सब के बिहाफ पर उन सब की तरफ से वो जाकर एग्रीमेंट करके आया है। तो सभी पार्टनर्स आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यवसाय का होना, कैरिंग ऑन ए बिजनेस। बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में। अभी हमने डिस्कस किया कि धार्मिक संस्था यदि हम बनाते हैं, समाज सेवा करना बनाते हैं, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। जो बिज़नेस ये कार्य हम कर रहे हैं वो बिज़नेस होना चाहिए। बिज़नेस मीन्स जिसमें कि प्रॉफिट अर्निंग हमारा टारगेट हो, प्रॉफिट लाभ कमाना हमारा उद्देश्य हो, और ये बिज़नेस कानूनी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7th है साझेदारी अधिनियम का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। यदि अनुबंध नहीं किया गया, ठीक है, यदि कोई और एग्रीमेंट नहीं किया गया, तो साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधान यदि लागू होते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाएगा। 8 पॉइंट हमारा है साझेदारों के उत्तरदायित्व, लाइबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर। जनरली जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों की स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 25 के अनुसार हर एक साझेदार, हर एक जो हमारा पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व होता है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। 9th पॉइंट है आपसी सद्भाव या म्यूचुअल ट्रस्ट। यहाँ पर जो एग्रीमेंट हमारा होता है पार्टनर्स के बीच में, ये एक विश्वास के ऊपर आधारित होता है, सद्विश्वास पर आधारित होता है, ट्रस्ट पर आधारित होता है। इसलिए सभी पार्टनर्स का ये कर्तव्य होता है कि वो एक संस्था में बाकी पार्टनर्स के साथ उचित प्रकार से व्यवहार करें और हर बात की सूचना जो है बाकी साझेदारों को देने।
10th पॉइंट है हमारा हितों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स। कोई भी साझेदार अपने हिस्से की पूंजी, हित का हस्तांतरण मतलब जिसने कैपिटल लगाई है कि मैं मालिक हूँ, मैं किसी और को मालिक बना दूंगा, मेरा पैसे लेके वो व्यक्ति मालिक बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर नहीं होता। हम किसी जैसे कि कंपनी में होता है, हमने शेयर बेच दिया, वो जिसको बेचा वो मालिक बन गया मेरी जगह, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अपने हिस्से का जो पैसा है उसको किसी और व्यक्ति के नाम पर करके उसको मालिक नहीं बना सकते, जब तक कि सभी के सभी साझेदार इस बात पर एग्री ना हो। 11th पॉइंट है पृथक अस्तित्व का अभाव। यहाँ पर नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कहने का मतलब ये है कि हमारी फर्म, हमारी संस्था और हमारे पार्टनर्स आपस में बिल्कुल एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं, तभी हमारी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी अंतर्नियम भी कहा जाता है। जिस टाइम पर हमारी ये संस्था की शुरुआत हुई उस टाइम पर काफ़ी सारे साझेदार आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने एग्रीमेंट किया, समझौता किया कि ऐसा ऐसा हम अपनी संस्था में करेंगे। जो भी समझौते हुए उन सभी समझौतों को हमने कागज़ के ऊपर लिखा और सभी साझेदारों ने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स किए। इसे हम साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आती है कि साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड में वर्णित बातें या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे सफिशिएंट एग्जामिनेशन के हिसाब से। पहला, फर्म का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म मतलब हमारा बिजनेस, बिजनेस का नाम हमने क्या रखा है, एड्रेस मतलब कौन सी जगह पर हमारा ऑफिस जो है वो स्थित है, सिचुएटेड है। सेकंड पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति या नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर हम किस टाइप का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में सभी पार्टनर्स जो है कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे कि हम किस प्रकार का बिजनेस शुरू करेंगे। थर्ड पॉइंट है साझेदारों के नाम और पते। यहाँ ध्यान रखें साझेदारी और साझेदारों में डिफरेंस है। साझेदारों का मतलब है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्टनर्स की, हमारी फर्म के कौन कौन से व्यक्ति पार्टनर हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं। फोर्थ पॉइंट है लाभ विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको पार्टनर आपस में किस अनुपात, किस रेशो में शेयर करेंगे, किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी हम इसमें लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है साझेदारों की पूंजी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कौन कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगा रहा है या लगाएगा। सिक्स पॉइंट है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। जनरली पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, अगर दिया जाना है, हमने ऐसा एग्रीमेंट किया है तो उसका रेट क्या होगा ये हमारे को पार्टनरशिप डीड में लिखना है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स, आहरण की राशि कितनी हो सकती है, ये हमारे को ज़रूर मेंशन करना होगा। ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि यदि साझेदार मैक्सिमम अमाउंट निकाल ही लेंगे बिजनेस से तो बिज़नेस कैसे चलेगा। इसलिए साझेदार का अमाउंट मतलब जो ड्राइंग वो करेगा, जो पैसा घर के इस्तेमाल के लिए निकालेगा, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद है आहरण पर ब्याज, क्या उससे आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उसका रेट क्या होगा। सैलरी एंड कमीशन, वेतन और कमीशन सामान्यतः अपने साझेदारों को नहीं दी जाती, क्योंकि मालिक है, मालिक बिजनेस में काम करेगा तो उसे सैलरी कमीशन नहीं देनी चाहिए। पर अगर हम कहते हैं कि हमने देना है, ऐसा एग्रीमेंट हमारा हुआ है, तो उसका रेट क्या वो यहाँ मेंशन करेंगे। साझेदारों से ऋण, लोन फ्रॉम द पार्टनर्स, क्या हमारी संस्था आवश्यकता पड़ने पर अपने साझेदारों से, अपने पार्टनर से, मालिकों से ऋण ले सकती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। 11th पॉइंट है बैंक खाते या बैंक अकाउंट्स, किस बैंक में हमारा अकाउंट होगा, बैंक का नाम क्या है, और जो व्यक्ति, जो साझेदारों को हमने अधिकार दिया कि आप बिजनेस में इस बैंक को चलाओ या आप ऑपरेट करोगे, आपके साइन से पैसे निकाले जा सकेंगे, तो ऑपरेटर्स के नाम कौन कौन से हैं। उसके बाद में फर्म की लेखा पुस्तकें, अकाउंट्स बुक्स ऑफ फर्म्स कौन सी होंगी, कहाँ पर ये रखी जाएंगी, ये हम मेंशन करेंगे। कौन उनको ऑपरेट करेगा, मतलब कौन इन्वेंट्रीज करेगा। 13 पॉइंट हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, साझेदारी कौन सी तारीख से शुरू हुई थी और साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब है कितने टाइम तक हमारी ये साझेदारी चलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, जो इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख हमारा जो बनाया हमने, डीड बनाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टू नो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर, साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन अनुपात क्या है वो हमने पता लगाना है और वो हमारे को इससे पता लगेगा। सेकंड पॉइंट हमारा है टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज की दर जानना है, तो कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल दिया है उसके ऊपर हमने बोला भाई उनको इंटरेस्ट हमने देना है, तो कितना % इंटरेस्ट देना है ये भी हम यहाँ पर लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है टू नो द लिमिट ऑफ द ड्राइंग्स एंड रेट देयर ऑन, ये ड्राइंग्स व्यक्ति कितना कर पाएगा, किस सीमा में, किस लिमिट तक वो कर सकेगा, और उस पर ब्याज अगर हमने कितना उससे लेना है तो उसकी रेट क्या होगा, दर क्या होगी। फोर्थ पॉइंट है टू नो द अमाउंट ऑफ द सैलरी एंड कमीशन पेड टू द पार्टनर, जनरली हम सैलरी कमीशन देते नहीं हैं, अगर हमने डिसाइड किया है कि भाई कोई साझेदार ने एक्स्ट्रा काम कर रहा है कोई, उसको सैलरी कमीशन देनी है तो उसका अमाउंट क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट है टू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड लोन गिवन टू फर्म बाय द पार्टनर, साझेदार द्वारा संस्था को ऋण पर ब्याज की
दर। तो यहाँ पर यह आ गया हमारा कि जो साझेदार हमारे हैं उन्होंने अगर हमारी कंपनी को कभी लोन दिया है, ठीक है, तो उनको हम कितना इंटरेस्ट देंगे। लोन गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर, अगर लोन दिया तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। 6 पॉइंट हमारा है टू नो द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट ऑफ द पार्टनर्स। साझेदारों के कर्तव्य, ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो क्या होगा और उनको क्या क्या अधिकार होंगे, ये भी हम इसमें मेंशन करेंगे। 7 पॉइंट है टू नो द नेम एंड द एड्रेसेस द पार्टनर्स एंड नेचर ऑफ द फर्म। किस कौन कौन से साझेदार हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके सबके एड्रेसेस क्या हैं और नेचर मतलब क्या प्रकृति है, विशेषता में ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। 8th पॉइंट भी है टू नो द वेदर द कैपिटल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय द फिक्स्ड और द फ्लक्चुएटिंग मेथड। आगे हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो अकाउंट बनाए जाते हैं, पूंजी खाते जो बनाए जाते हैं, मतलब उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जिसके दो मेथड्स हमारे होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। एक मेथड होता है फिक्स्ड मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। यह जानना कि साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी या परिवर्तनशील विधि से बनाए जाएंगे कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। 9th पॉइंट है टू नो व्हेन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स विल बी प्रिपेयर्ड। फर्म के अंतिम खाते किस तिथि पर बनाए जाएंगे, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब होगा और कब ख़त्म होगा, और जब ख़त्म होगा तो वो कौन सी तारीख होती है। उसके बाद में 10th पॉइंट हमारा है टू नो इफ़ द अकाउंट्स विल बी ऑडिटेड, मेथड्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। क्या हमारे अकाउंट जो है उनका अंकेक्षण होता है, ऑडिट करवाना। अकाउंट्स हमारे जो बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट, उनको ऑडिटर से चेक करवाया जाता है, जिसको हम ऑडिट करवाना कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं। तो क्या हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाएंगे। अगर हाँ करवाएंगे तो फिर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मतलब कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट हम कैसे करेंगे। उसके बाद 11th पॉइंट है संस्था के बैंक खाते संचालन के अधिकार किन साझेदारों को होगा। विच पार्टनर्स विल ऑपरेट द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। किन को अधिकार है, कौन किन के सिग्नेचर हमने बैंक में दिए हैं वो पैसे निकाल सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। 12th पॉइंट है साझेदारों के मध्य विवाद के निपटारे की विधि क्या होगी, मेथड टू सॉल्व डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। यदि कभी साझेदारों के बीच में कभी कोई मतभेद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं या मेंशन करते हैं।